हेलो एवरीवन। देखिए ये हमारा 28 लेक्चर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको देखिए टाइम कम बचा है, तो आप इसको जितनी बार रिवीजन कर पाइए सीरीज़ को करिए, और भी इसके साथ जितने भी सीरीज आ रहे हैं जैसे कि हिस्ट्री की क्विज आ रही होगी आपको, ठीक है। अब साथ में आपको कुछ यूपी स्पेशल की सीरीज लॉन्च की गई है, कुछ क्लासेस, तो उसको देख लीजिए। अब क्या करना है, साथ में कुछ और क्विक रिवीजन सीरीज है, पॉलिटी की चल रही है, हाँ। और भी जितने भी इनिशिएटिव आ रहे हैं क्यों आपको वो सब आर में हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप सब चीज़ें करके जाएंगे, आपको यहाँ से इस पूरी जो सीरीज चल रही है आपको डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को यहाँ से मिलेंगे। तो जितनी बार देख पाइए, जितना रिवीजन करिए, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल होता है क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारे चैनल का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पीटी के लिहाज से क्या होता है कि जो पिक्स होती हैं, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पिक्स शेयर की जाती हैं, पीडीएफ हो गया, प्लस जो भी आपको मेंस में क्वेश्चन दिए जाते हैं या लिखने के लिए, आप यहाँ पे लिंक डिस्कशन ग्रुप के थ्रू आप वहाँ पे शेयर करिए चीज़ों को, वहाँ पे आपको फीडबैक मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते करें। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, ठीक है। अब अमृत ये पता चल गया, कई बार आपको फुल फॉर्म अमृत का ही पूछ देगा आरओ में, तो ध्यान रखिएगा। योजना से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है, ठीक है। अमृत योजना में देश में 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। यहाँ पे अगर ए बी सी डी डाला जाए तो इसका आंसर बी होगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ये 400 शहरों को नहीं, ठीक है, ये 500 शहरों को वो करता है। आर ओ में आप एक चीज़ देखेंगे इनका, अगर पेपर का आपने PYQ नेचर देख रहे होंगे, तो क्या है कि ये ना बस थोड़ा सा जो डाटा होता है, जैसे 400 500 कर दिए, ठीक है, 7,000 की जगह पे इन्होंने 7200 कर देंगे या 6,000 कर देंगे, तो बस थोड़ा सा वो डाटा चेंज करते हैं आपको, इसलिए बहुत ही कई बार आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि 60% आबादी को कवर करें। तो ये गुलाबी गैंग आंदोलन के संस्थापक कौन से? जया तिवारी, संपत पाल, कमला भसीन, वंदना शिवा, ठीक है। सबसे पहले देखिए गुलाबी गैंग आंदोलन की शुरुआत देखेंगे तो 2006 में हुई थी, ठीक है। इसको की थी संपत पाल, ठीक है, बी। ये इसका उद्देश्य क्या था इनका कि पीड़ित एवं जो परित्यक्त महिलाएं हैं उनको आश्रय प्रदान करना, उनको सशक्तिकरण करना, ये सब उनका एक पॉजिटिव कह सकते हैं मोटिव लेके इन्होंने स्टार्ट की थी। कह रहे अवध सल्तनत में हिंदू नायक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट है कि राजा टिकैत राय नवाब अश्वुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा कह रहा है अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जाति के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, ठीक है। तो देखेंगे राजा टिकैत अवध के जो नवाब थे उनके अर्थ मंत्री थे, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि सामान्यतया कतिपय हिंदू जाति, जाहिर सी बात है कि उसमें क्या था कि ऐसा नहीं कि मुस्लिमों को नहीं था, लेकिन हाँ हिंदू जो हैं अवध के नवाब, उनमें उच्च जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था, ये तो फैक्ट सही है। तो इसलिए इसका दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, तो सी होगा, ठीक है। देखिए राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे अवस्थित है? इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका बहुत ही आप देखेंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पे? फुर्सतगंज, ठीक है, याद रखिए, नाम से याद होगा। फुर्सतगंज कहाँ पे है? ये फुर्सतगंज है हमारे रायबरेली में, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो उत्तर, और आप देखेंगे तो इसको जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है। अब देखिए आप मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक तरफ मिशन है और कब प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो एक एक डायरेक्ट देखते हैं। देखिए राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन किया गया था 2009 में, सही है। अब देखिए राष्ट्रीय जल मिशन कब किया गया था? 2011 में, ये भी सही है। और इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी संपोषण कब हुआ? 2014। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन हो जाएगा 2008 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब 1 2 3 4 मतलब सभी सही सुमेलित थे, ठीक है। कह रहा है कि पश्चिमी देशों के नगरों में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या अधिक है, ठीक है। देखेंगे कि वहाँ पे स्पेशली बात की जा रही है सेक्स रेशियो की, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिमी देशों वेस्टर्न कंट्री में बेहतर है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या अधिक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है, ठीक है। कह रहा है कि पश्चिमी देशों में कृषि कार्य
नवीन तकनीकों से किए जाते हैं जिसमें पुरुषों की अधिक भागीदारी होती है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है कि जाहिर सी बात है वहाँ पे टेक्नोलॉजी तो रखी है, लेकिन अगर देखिए अब बात आती है व्याख्या करें, अब इस दोनों में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, एक तरफ सेक्स रेशियो की बात करें, एक तरफ टेक्नोलॉजी और पुरुषों की भागीदारी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें लिंक नहीं है एक दूसरे का, तो इसका आंसर हो जाएगा कि बी। भाई ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और विविधता है। ठीक है, यहाँ पे अगर नस्ली, यहाँ पे नस्ली और जाति है होगा। ठीक है, कह रहा है कि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्ली और जातीय विविधता है। ठीक है, कह रहा है पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है जबकि अधिकांश लोग वहाँ उर्दू बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपका ये तो सही है कि भाई पाकिस्तान में ज़्यादा कंपेरिजन टू बांग्लादेश ज़्यादा नस्लीय और जातीय विविधता है, लेकिन आप देखेंगे पाकिस्तान वहाँ की कह रहा है कि आधिकारिक भाषा पंजाबी है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता है सीधे। अगर आपको पता होगा सेकंड गलत है तो इसका आंसर सी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे वहाँ पे पंजाबी नहीं, उर्दू उनकी आधिकारिक भाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए आप देखेंगे तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, और यह इसी ने जो है अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ठीक है, किसने? मुबारक खिलजी ने। सी आंसर होगा। और यही था जो आपने देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाज़ार नियंत्रण पॉलिसी वगैरह थी काफ़ी फेमस, इसने जो है आके फिर वो अलाउद्दीन खिलजी की बाज़ार नियंत्रण पॉलिसी वगैरह ख़त्म कर दिया था इसने। कह रहा है कि अब देखिए जो युद्ध दिए गए उनको टाइम पीरियड के हिसाब से आपको बैठाना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एक पेज पे ये जो युद्ध दिए गए हैं आपको नोट कर लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बहुत बार क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए पहले तो चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, फिर आता है चौसा का युद्ध, कब आता है? 1539। ठीक है, अब कह रहा है कि फिर आता है कन्नौज का 1540 में हुआ, फिर आता है तालीकोटा का युद्ध 1565 में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 2 4 1 3। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लिए, क्योंकि मतलब और भी के थ्रू आप देखेंगे कि और भी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये चारों ऑप्शन इधर उधर करके पूछ लेते हैं। तो अगर आपको 2-3 भी अगर पता है ना कालक्रम, तो आप इसको सेट कर ले जाएंगे। तो इसको आपको याद रहना चाहिए तो किसके किसके मध्य हुआ था ये युद्ध और किस टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, देखिए कह रहे हैं हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब देखिए आप देखेंगे तो उस टाइम कौन था, पहले तो आपको ये पता हो चाहिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति जो मान सिंह थे और अशफा खां, ठीक है, के मध्य लड़ा गया था। तो इसमें क्या था, साथ में आप देखेंगे छोटी छोटी टुकड़ियाँ बनी थी। तो राजपूत सेना की अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस टाइम बी, हकीम सूर कर रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह थे और अशफा खां के मध्य लड़ा गया था। बेसिकली मतलब वही है कि महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में था। सेना की अध्यक्षता कौन कर रहा था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ। कुछ कोई भी डाउट या कुछ भी हो तो आप ज़रूर बताइएगा।